स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 9 में। पर एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज के वॉइस ओवर आपको उतनी अच्छी नहीं लग सकती क्योंकि आज मेरा गला बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज बस चला लो, मैं कल से बेटर करने की कोशिश करूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में वाइकर कहता है कि मैं 5th टेक्निक पर नहीं रुकूंगा, मैं 10th टेक्निक तक पहुँच कर ही रहूंगा। पिछली बार मैंने पियर्सिंग फैंग टेक्निक को सीखी थी। ऑल्दो ये बात सच है कि मैं कम समय में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, पर इसके भी लिमिटेशंस होंगे। पर वहीं पर दूसरी तरफ ल्यूरकिंग एम्बुश ये एक परफेक्ट शॉट टेक्निक है जिससे कि ऑफेंस एंड डिफेंस में स्मूथली चेंज किया जा सकता है और इसकी कोई लिमिटेशंस भी नहीं है। और अगर मैं मेरा दिमाग लगाता हूँ तो मैं एक मिड क्लास के ग्रेजुएटर को चैलेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं असैसिनेशन को चुनता हूँ तो मेरी जीत पक्की है। पर अगर मैं हेड ऑन फाइट करता हूँ तो 50% चांस है कि मैं जीत सकता हूँ। पर अभी बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं ह्यूगो को कितना पावर दिखाऊं। मैं कुछ ज्यादा भी दिखा नहीं सकता हूँ और कुछ कम भी नहीं। मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि ह्यूगो का ध्यान मेरे ऊपर ज्यादा ना हो, ताकि मेरे पास एनफ टाइम हो जिससे कि जो चीजें मुझे चाहिए मैं उन्हें ले सकूं। और अभी वाइकर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके ल्यूरकिंग एम्बुश बुक को जलाने लगता है और वो कहता है कि और अब इसी के साथ ही ह्यूगो और बाकी हाउंड्स को 10th टेक्निक तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। पर तभी वहां पर गार्डियन नाइट्स आ जाते हैं क्योंकि उन्हें जलने की स्मेल आ रही थी। तो वाइकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे ही छोड़ दिया जिसकी वजह से ये बुक थोड़ी जल गई। अगर तुम लोग ये बात रिपोर्ट करना चाहते हो तो मैं जाकर बटलर को बता दूंगा। पर गार्डियन नाइट्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी ही गलती थी कि हमने आप पर ध्यान नहीं दिया, पर हमें खुशी है कि यह बस एक यूजलेस बुक है। वाइकर कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने सही कहा, यह बुक इतना कुछ खास नहीं है। क्या तुम लोग मोर क्लान और रूबी माइंस को लेकर बिजी नहीं हो? मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों के पास ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम से डील करने का समय होगा, और जबकि हम लोग यहाँ पर आए ही नहीं है तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। गार्डियन नाइट्स कहते हैं कि जब तक आप इस बात को छुपाना चाहते हैं तो हम भी आपको ही फॉलो करेंगे। वाइकर कहता है तो फिर ये हमारे बीच में ही एक सीक्रेट रहा, तुम लोग बिजी हो गए, मुझे माफ करना। वाइकर के फिर वहां से जाने के बाद गार्डियन नाइट्स आपस में ही कहते हैं कि यंग मास्टर वाइकर कितने अच्छे इंसान हैं, वो वर्कर्स के बारे में भी कितना सोचते हैं, उनकी सच में रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद वाइकर ह्यूगो के पास जाता है जहाँ ह्यूगो कहता है कि तो तुम्हें किसी तरीके की एनलाइटमेंट मिली है? हाँ। तो वाइकर कहता है कि ऐसा ही कुछ। ह्यूगो पूछता है कि चलो बताओ, तुमने लाइब्रेरी में क्या सीखा? वाइकर कहता है कि वेल, मुझे गर्म नरम नुकीली ऐसा ही कुछ लगा। जॉन कहता है कि क्या इसका मतलब आपका ऑरा? एक्चुअली ऑरा एक साइन है कि तुम सोर्स के दुनिया में एंटर कर चुके हो। इवन जीनियसेस को भी 15 साल होने तक लगातार ट्रेन करनी पड़ती है ताकि वो एक लो क्लास स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन सके। ह्यूगो यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, वो तो बस एक 8 साल का बच्चा है। जॉन फिर कहता है कि क्या आप अपने फादर को दिखा सकते हैं कि वो क्या है? तो वाइकर कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद सीन फोकस करता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। वाइकर स्वॉर्ड लेकर पूरा तैयार था। जॉन ह्यूगो को कहता है कि सर, आप मास्टर वाइकर के स्किल्स को कैसे टेस्ट करेंगे? तो ह्यूगो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ उसके सामने एक मॉन्स्टर को छोड़ दिया जाए उसे लड़ने के लिए। जॉन कहता है क्या, एक मॉन्स्टर? तो ह्यूगो कहता है कि हाँ, और मैंने एक भूखे और खूंखार मॉन्स्टर को इसके लिए तैयार रखा है। जिसके बाद उस मॉन्स्टर को वाइकर के सामने लाया जाता है और ये एक ऑर्क है जिसका रिस्क रेटिंग C है। ये देखकर वहाँ पर जो बाकी बच्चे थे वो पूरे डर गए थे। उनमें से एक बच्चा कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता एक ऑर्क को एक 8 साल के बच्चे के सामने भेजना कुछ ज्यादा हो गया? उसे मिनिमम 15 साल का होना चाहिए था ताकि वो एक ऑर्क को हैंडल कर पाए। एक और लड़का कहता है मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ज्यादा कुछ होगा तो गार्डियन नाइट्स बीच में आ जाएंगे। और फिर अभी मॉन्स्टर्स को फ्री कर दिया जाता है, जिसका तुरंत बाद ऑर्क वाइकर पर हमला कर देता है। पर वाइकर बिना डरे ऑर्क के ऊपर 2-3 कर्स लगा देता है जिससे कि ऑर्क नीचे गिर जाता है और वो बहुत शौक भी लग रहा था। वाइकर उसे देख सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि वो पहली बार ब्लीडिंग कर रहा है, जिस वजह से वो पूरा शॉक्ड है। ऑर्क की एक डिस्टिंक्टिव स्किल है हाई स्पीड रीजनरेशन, जो कि एक्टिवेट नहीं हुई है क्योंकि एक C क्लास मॉन्स्टर B क्लास के हेलहाउंड के हेमरेज के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। और अभी बाकी बच्चे वाइकर को देखकर सोच रहे थे कि क्या वो सच में 8 साल का ही है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या बिना माना कलेक्शन के ऐसा कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल नहीं होता? पर वहीं पर ह्यूगो बस चुपचाप इसे देखे जा रहा था। वाइकर सोचने लगता है कि वो अभी तक ढूंढने में लगा है कि मैंने आखिर लाइब्रेरी में क्या सीखा है,
पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा जो कि तुम देखना चाहते हो। और वाइकर ये कहने के बाद अपने ऑरा ब्लेड को निकालता है और आगे बढ़ता है मॉन्स्टर को मारने। और उसे ये करता हुआ देख सभी लोग पूरे हैरान थे, इंक्लूडिंग ह्यूगो और जॉन। जॉन कहता है कि वो तो मैं पूरा श्योर हूँ कि वो एक लो क्लास सोड एक्सपर्ट की ऑरा है। कांग्रेचुलेशन सर, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक जीनियस को जन्म लेते हुए देखा है। ह्यूगो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो जॉन कहता है कि एम्पायर के सारे फैमिलीज में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जीनियस कभी पैदा होगा। ह्यूगो तब कहता है कि चुप रहो बटलर, ऐसा लगता है कि ऑर्क के साथ कुछ गड़बड़ है। ऑर्क मॉन्स्टर्स को उनके रीजनरेशन के लिए ही जाना जाता है, पर जैसा कि तुम देख सकते हो कि उसका खून बहना रुक ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि वाइकर इसलिए जीत गया क्योंकि वो ऑर्क कमजोर था। जॉन सोच रहा था कि आखिर वो अपना खुशी जाहिर क्यों नहीं कर रहे। तब ये वाइकर कहता है कि रुकिए फादर, क्या यहाँ पर ऑर्क से भी कुछ ज्यादा पावरफुल अवेलेबल है? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।